हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 डेट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं या सिंपली हम इसको फ्रिक्शन बोल देते हैं। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले वाला जो चैप्टर था, है ना, जिसमें हमने फोर्स एंड प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें हमने जब टाइप्स ऑफ फोर्सेस किया था, है ना, कांटेक्ट फोर्सेस में ही आपका आता है फ्रिक्शन फोर्सेस। जब दो सरफेसेस या दो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में जो है फिजिकली कांटेक्ट में हो, राइट, तो देन जो है आपका फ्रिक्शन फोर्स दैट कम इनटू प्ले, राइट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, यहां पे देखिए ये अब कैसे होता है कि जब दो सरफेसेस, ठीक है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दो ऑब्जेक्ट्स जो है, और या फिर कहें कि उनके सरफेसेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं लाइक दिस, या फिर आपकी ये पाम है और इस पे ये जो आपका मार्कर है ये यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। तो इन दोनों के सरफेस के बीच में, इन दोनों के सरफेसेस के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बीच में ये एक्ट करता है। And the second thing is that it will always oppose the motion. ये हमेशा जो है, जो मोशन है, ये जो मूवमेंट है, इसका अपोज करता है। ठीक है, ये अगर आपका जो ये मार्कर है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इससे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, राइट। तो ये हमेशा मोशन का अपोज करता है, हमेशा ये इसकी जो डायरेक्शन होगी मोशन के अपोजिट होगी। वो क्यों होता है, देखिए कि जब ये मार्कर जो है इस पाम के ऊपर रखा हुआ है, हथेली पे रखा हुआ है, तो इन दोनों के सरफेसेस के बीच में एक इंटरलॉकिंग होगी, ये आपस में इंटरलॉक्ड हो गए हैं। भले ही हमें जो है ये आपस में जो है ये आपका जो आपकी जो पाम है या जो आपका मार्कर है ये हमें स्मूथ दिखाई दे रहा हो, बट कहीं ना कहीं इसमें स्मॉल, बहुत ही माइन्यूट जो है, जिसको हम बोल सकते हैं इरेगुलरिटीज बोल सकते हैं। तो वो इरेगुलरिटीज क्या है, जिसकी वजह से क्या है कि आपस में इस तरीके से लाइक दिस, है ना, ये इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये आपस में इनकी इंटरलॉकिंग होगी तो क्या होगा कि जब हम इसको मूव कराने की कोशिश करेंगे या जब ये मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो ये इंटरलॉकिंग है ये इस मोशन का, इस मूवमेंट का अपोज करेंगी, राइट। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब कि जब दो सरफेसेस के, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मोशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस दैट आर इन कांटेक्ट, जो आपस में कांटेक्ट है, उनके मोशन का जो है अपोज करता है, and is called force of friction. Now it acts on both the surfaces, और ये दोनों सरफेस पे लगेगा बिकॉज दोनों आपस में कांटेक्ट, इंटरलॉकिंग दोनों सरफेसेस के बीच में हो रही है। तो ये जो फोर्स है ये दोनों सरफेसेस पे कहेंगे कि ये दोनों सरफेसेस पे एक्ट कर रहा है, राइट। तो दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब दो सरफेसेस आपस में जो है कांटेक्ट में होंगी तो क्या होगा, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा जो मोशन का अपोज करेगा, अगर उनके बीच में मोशन होता है, मूवमेंट होता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। अब नेक्स्ट यहां पर है द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन जो है आपका डिपेंड करता है। तो देखिए जब ये यहां पर आपका सर ये जो है ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो कौन कौन से यहां पर अब देखिए फैक्टर्स हो सकते हैं जो डिपेंड। सबसे पहली चीज क्या होगी, ये जो सरफेस है, ये जो आपका सरफेस है, ठीक है, ये कैसा है, द नेचर ऑफ दैट सरफेस। तो यहां पर मूवमेंट हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं जो है इस तरह का कोई बुक वगैरह लेता हूं, ठीक है, और इस पे जो है इसको मार्कर को रखता हूं, तो यहां पर मूवमेंट कंटिन्यूअसली हो रहा है ना, ठीक है। तो देखिए यहां पर जैसे ही मैंने इसको रखा एंड इट विल स्टार्ट मूविंग, है ना। तो देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर एकदम ये जो है आपकी जो बुक है ना, इसका जो आपका जो सरफेस है ये अलग है ना, पाम अलग होगा। अगर इसी बुक के ऊपर मैं कोई इस पे क्लॉथ, कोई कपड़ा रखता हूं तो मूवमेंट और कम हो जाएगा। देखिए मान लीजिए मैं ये जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से इसको यहाँ पर रखता हूं, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप इसको जो है मूव कराएंगे भी तो यहाँ पर ये मूव, देखिए, है ना, यहाँ पर मूवमेंट कम होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स
कि जो आपका जो ये मोमेंट है या फ्रिक्शन फोर्स है ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ द सरफेसेस, कि सरफेस जिस पे मूवमेंट हो रहा है वो कैसा है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस। और देखिए एक आप यहाँ पे एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं, जो आपका जो एग्जाम पैड होता है, जो एग्जाम में आप पैड लेके जाते हैं है ना लिखने के लिए, तो उसको जो है आप इंक्लाइन करके किसी टेबल पे ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, पीछे उसके सपोर्ट के लिए बुक या कुछ भी आप रख सकते हैं, तो वो पैड जो है वो आप ऐसे रख दें वहां पर। ठीक है, और देन जो है ठीक है, तो टेबल पे या आपने करना, टेबल पे जो है आपका जो है आगे स्पेस होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, एक यहाँ पर उस पैड पे एक जो है वहां पर एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना, एक पॉइंट वहां पर मार्क कर देंगे। अब जो है पेंसिल को वहां पर, पेंसिल या जो पेन है उसको वहां पर रखेंगे और वहां उस पॉइंट पर रख के छोड़ देंगे, तो क्या होगा, वो स्लाइड करता हुआ है ना ऐसे जो है रोटेट करता हुआ आएगा। तो पहले वो पैड एंड देन जब वो आपका जब आएगा, जब टेबल पे आएगा तो वो कुछ डिस्टेंस तक जो है मूव करेगा। ठीक है, तो वो कितनी डिस्टेंस तक जो है टेबल पे उसने मूवमेंट किया वो नोट कर लेंगे। देन अगेन अब क्या क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अब क्या है टेबल पे एक जो है कपड़ा उस पर बिछा लेंगे। ये ध्यान रखें कपड़े में कोई रिंकल्स ना हो, सलवट ना हो। ठीक है, एकदम प्लेन होना चाहिए। राइट, अब सेम वैसे ही रिपीट करना है, उसी पॉइंट से जो है अगेन पेंसिल को छोड़ देंगे और देन नोट करेंगे कितने डिस्टेंस कवर की। तो आप देखेंगे कि टेबल वाले केस में पेंसिल ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है और कपड़े के ऊपर जो है वो कम डिस्टेंस कवर करती है। दैट शो दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस, कि सरफेस कैसा है। राइट, तो पहला पॉइंट। सेकेंड वन इज द स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस। देखिए स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस, स्मूथनेस इज अपोजिट ऑफ द रफनेस, कि कोई सरफेस कितना स्मूथ है या कितना रफ है उस पर डिपेंड करेगा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए इसके लिए देखिए आप एक एक्टिविटी जो है यहाँ पे अगेन एक कर सकते हैं कि आप एक ईंट लें और उसको किसी धागे में, थ्रेड वगैरह में बांध के और उसको आप सरकाएं। अब उसी ईंट के ऊपर आप जो है एक पतली सी पॉलिथीन जो है उस पर जो है रैप कर दें और देन उसको मूव कराएं। देन जो है पॉलिथीन हटा के जो है कोई कपड़ा लें, वो उस पर रैप करें और तब जो है उसको खींचें। तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे कि पॉलिथीन जो है जब आपने उस पर पॉलिथीन जो है उस पर रैप की हुई थी तो वो जो है इजीली जो है आपका मूव करा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू क्लॉथ। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है उसमें जो आपका जो है सबसे ज्यादा जो आपको फोर्स लगाना पड़ा वो कहां पे लगाना पड़ा, जो है आपको जब ब्रिक पे ना तो आपका क्लॉथ था ना ही आपकी वहां पे पॉलिथीन थी। तो दैट मीन्स कि देखिए जो आपका पॉलिथीन है वो सबसे ज्यादा स्मूथ है ना, देन आपका क्लॉथ एंड देन आपका ईंट। ईंट आपने देखी काफी ज्यादा रफ होती है ना। ठीक है, तो क्या है कि जितना ज्यादा आपका जो सरफेस था वो जितना ज्यादा स्मूथ था, मूवमेंट जो है वो उतना ही इजीली हुआ, उतना ही फोर्स आपको कम लगाना पड़ा उसको मूव कराने के लिए। ठीक है, तो दैट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस, कि जो आपका सरफेस है वो कितना स्मूथ है। और देखिए यहां पर आप एक और एग्जांपल यहां पे ले सकते हैं। देखिए एक आपकी फेयर कॉपी है ना, जिसमें जो है आपके जो पेजेस हैं वो एकदम स्मूथ होते हैं, तो वहां पर आप जब पेन से लिखते हैं तो काफी स्मूथली आप वहां पर लिखते हैं, है ना। ऑन द अदर हैंड रफ नोटबुक्स जो आती हैं उनका आपने देखा होगा, उनका जो पेज की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होती है और जो है वो थोड़े से आपके रफ होते हैं ना। ठीक है, दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आपका जो रफ नोटबुक है उसके पेजेस रफ होते हैं और उसमें आपको लिखने में भी क्या है वो वहां पर उतना इजीली आप नहीं लिख सकते, वहां पे लिखने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो बिकॉज यहां पर भी क्या है, आपका जो यहां पर भी जो है दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, आपकी कॉपी एंड योर पेन, तो वहां पे पेन और नोटबुक के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। तो जब आप एक जो है स्मूथ पेपर ले रहे हैं तो वहां पर आप उसको जो है इजीली लिख पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो आपका दूसरा पेपर है, दूसरी नोटबुक है ना, जिसका पेपर थोड़ा रफ है उस पर आप उतना स्मूथली नहीं लिख पा रहे हैं। बिकॉज क्या है, फोर्स वहां पे क्या है, सब जो आपका रफ पेपर है वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया। राइट, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या है कि स्मूथनेस इंक्रीज होगी, स्मूथनेस दैट इज योर स्मूथनेस इंक्रीज एंड द फ्रिक्शन फोर्स विल डिक्रीज। राइट, ये इंक्रीज ये डिक्रीज, राइट, या फिर जितना रफ होगा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो रफनेस जितना रफ होगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा,
है ना। और देखिए ये आपका और एग्जांपल, जैसे कि आप मार्बल पे चल रहे हैं, है ना, जो आपके मार्बल्स या जो आपकी टाइल्स होती हैं, टाइल का जो फ्लोर होता है उस पे चल रहे हैं, तो वहां पर क्या है, आपको वहां पर फिसलन ज्यादा होती है ना, वहां पर आपके पैर फिसलने के चांसेस जो है ज्यादा होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप जो है रोड पे या जो आपकी जो ईंट ईंट वाला जो फ्लोर है ना, उस पे चल रहे हैं, तो वहां पर इस तरह के कोई चांसेस नहीं होते हैं, डेट बिकॉज कि वहां पर रफनेस है, ठीक है। तो वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में, रॉड और आपका जो पैर है, फिट है, उन दोनों के बीच में जब आप चलते हैं तो वहां पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जितना ज्यादा है वहां पर जो है उन दोनों के बीच में ग्रिप उतनी ज्यादा है। और देखिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए जैसे कि ये जो आपकी बुक और इस पे जो है मोबाइल फोन ऐसे रखा हुआ है ना, तो देखिए आपको भले ही ये जो है दोनों सरफेसेस आपको स्मूथ दिख रहे हो, है ना, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि इन दोनों के बीच में एक इंटरलॉकिंग है, ठीक है। क्योंकि इनके सरफेसेस में अगर आप ध्यान से देखिए बहुत ही माइन्यूट जो है आपके इरेगुलरिटीज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो है आपस में इंटरलॉकिंग है, एंड दैट्स द रीजन ये आपका जो है इसमें मूव नहीं कर रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या यहाँ पे क्या है कि देखिए ये आपका मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी बुक थी, है ना, तो ये बुक का आपका सरफेस हुआ, ठीक है। तो यहां पर कुछ इस तरीके से, भले ही वो आपको स्मूथ दिख रहा हो, लेकिन वहां पर कुछ इस तरीके की आपकी इरेगुलरिटीज होंगी, ठीक है। उसी तरह से जो है आपका यहां पर ये फोन है, और फोन में भी जो है आपका इसी तरीके से फोन में भी क्या है आपका इसी तरीके से आपकी जो है इसमें इरेगुलरिटीज या होंगी, है ना। तो अब क्या हुआ इन दोनों के बीच में, देखिए अब क्या हुआ, ये आपस में इंटरलॉक्ड हो गए, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो क्या है कि इन दोनों के बीच में आपस में क्या हुआ, इरेगुलरिटीज की वजह से क्या हुआ, ये आपस में जो है इस तरह से लॉक्ड हो गए, दैट इज कॉल्ड द इंटरलॉकिंग। दैट इज योर फोन एंड दैट इज योर टेबल, दैट इज योर फोन एंड दैट इज योर बुक, और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, दैट इज द इंटरलॉकिंग, ठीक है, इंटरलॉकिंग, ठीक है। तो इस इंटरलॉकिंग की वजह से ही आपका जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है यहां पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जब आप इसको इन दोनों को मूव कराने की कोशिश करेंगे तो हमें जो ये इंटरलॉकिंग है इसको तोड़ना होगा, इसको ओवरकम करना होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए जितना ज्यादा सरफेस जो है आपका स्मूथ होगा, ठीक है, उतनी जो ये इरेगुलरिटीज हैं इतनी ही कम होंगी, इरेगुलरिटीज जितनी कम होंगी मतलब कि जो इंटरलॉकिंग है वो उतना ही जो है इंटरलॉकिंग उतनी ही वीक होगी, है ना। तो उतना ही जो है सर्व मोशन जो है इजीली हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज द इंटरलॉकिंग ड्यू टू विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, ठीक है। और हर एक का जो ये आपकी इरेगुलरिटीज होंगी हर एक सरफेस की अलग अलग होगी, है ना। जैसे कि आपकी जो बुक है उसकी इरेगुलरिटी कुछ और होगी, आपका क्लॉथ है उसकी कुछ और होगी, ईंट आप ले रहे हैं उसकी कुछ और होगी, तो हर एक सरफेस की नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो नेचर एंड सेकंड वन इज द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। थर्ड पॉइंट इज दैट हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर। देखिए कि कितना जो है हार्डली हम दो सरफेसेस को आपस में प्रेस कर रहे हैं जब वो मूव कर रहे हैं, है ना। तो उस पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा हम उसको प्रेस करेंगे उतना ही ज्यादा जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा। बिकॉज क्या है, दबाने से क्या होगा, दबा रहे हैं जब हम एक सरफेस को, है ना, तो क्या होगा कि उनके बीच में इंटरलॉकिंग जो है उतनी ही ज्यादा जो है आपकी इंटरलॉकिंग उतनी ही ज्यादा जो है डीपली हो जाएगी, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना। और देखिए इसको आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए आप जो है एक मैट है ना, जो आपके कारपेट होते हैं, ये जो मैट है, जब आप उसको, जब उस पर कोई नहीं बैठा है उसको आप जब सरका रहे हैं ना, ठीक है, तो क्या होगा, जब आप उसको ड्रैग कर रहे हैं, सरका रहे हैं, तो क्या है वो इजीली हो रहा है। लेकिन अगर उस पर कोई बैठा हुआ होगा तो वो आपको ड्रैग करना मुश्किल होगा, बिकॉज क्या है कि वहां पर प्रेशर ऊपर से पड़ रहा है, आप राइट उसको आप प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करने से क्या होगा कि इंटरलॉकिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, और आपको जो अब उन दोनों के बीच में जो इंटरलॉकिंग है उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पर ज्यादा है। तो जितना ज्यादा हम जो है उसको जो है हार्डली प्रेस करेंगे, ठीक है, दो सरफेसेस को, आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उतना ही ज्यादा एक्ट करेगा,
ठीक है, तो जितना ज्यादा हम जो है दो सरफेसेस को आपको आपस में प्रेस करेंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम उसको हार्डली प्रेस कर रहे हैं, फ्रिक्शन उतना ही क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स जो है ये आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, जिस पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अब देखिए, द फ्रिक्शन जो है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी। स्टैटिक मीन्स दैट इज इन रेस्ट, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, यानी कि जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे है एंड आपने जस्ट उसको रेस्ट से मूवमेंट कराने की उसको ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। डेट्स कम इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे रखा हुआ है उसको आप मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा दैट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सा होगा, जब ऑलरेडी जो है आपका जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो सरफेस है वो मूव कर रहे हैं, उस टाइम पे जो आपका वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा मूवमेंट के टाइम पे, दैट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग, स्लाइड हो रहे हैं, है ना, स्लाइडिंग यानी कि सरकना, है ना, स्लाइडिंग इज कॉल्ड द सरकना। राइट, तो कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ओवर अनदर, एक दो दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहे हैं ऐसे, राइट, दिस वन। ठीक है, या हम ऐसे बोलेंगे, ये ऐसे, ये मतलब कि ये तो आपका, इसको हम रोलिंग बोलेंगे, है ना, ये इसके लिए जो है आपका एक स्पेसिफिक, बिकॉज ये रोल हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करेंगे रोलिंग। लेकिन जब आपका, राइट, ठीक है, तो राइट, तो देखिए ये आपका ये जो है दो सरफेसेस क्या है, एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हैं, है ना, तो दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग। ठीक है, तो वहां पे जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। राइट, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, जब आप किसी जो चीज रेस्ट पे और उसको मूव कराने की ट्राई करते हैं, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगता है वो ज्यादा होगा। ठीक है, मान लीजिए जो है आप एक भारी जो है आपका एक हैवी बॉक्स है और आपको जो है उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह पे स्लाइड करके लेके जाना है। ठीक है, तो जैसे ही वो आपका जो है बॉक्स जो है रेस्ट पे था, है ना, तो आपने उसको मूव कराने के लिए जो है उसमें फोर्स लगाया, है ना, ट्राई किया। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको जो है जो फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा वो ज्यादा लगाना होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो उनके बीच में इंटरलॉकिंग है। ठीक है, बिकॉज अब क्या है कि दोनों सरफेसेस, जैसे कि बात की, अब दोनों सरफेसेस क्या है, रेस्ट पे है, तो इंटरलॉकिंग जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब जैसे ही जो है बॉक्स मूव करना शुरू करेगा, तो अब जब एक बार आपने उसको स्लाइड करना मूव कराना स्टार्ट कर दिया, तो अब जो है आपको उसमें ज्यादा फोर्स, जितना आपने स्टार्टिंग में लगाया उसको मूव कराने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ा, उतना जब एक बार जब वो आपका स्लाइड होने लगा तब आपको उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। और ये आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस तरह की एक्टिविटी घर में करके। ठीक है, तो रीजन इज दैट कि ये आपका बिकॉज यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही आपका जो है बॉक्स मूव करना स्टार्ट हुआ, स्लाइड करना शुरू हुआ, तो अब वहां पर क्या है कि इंटरलॉकिंग के लिए उतना टाइम उसको नहीं मिलेगा। अब वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो ये जो इंटरलॉकिंग हो रही है उसके लिए वहां पर उस जो है इतना टाइम उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर इसलिए फ्रिक्शन कम हो जाएगा जब एक बार कोई ऑब्जेक्ट आपकी मोशन में आ जाएगी। ठीक है, तो जब कोई चीज रेस्ट पे है तो वहां पे जो है उनके बीच में इंटरलॉकिंग अच्छी खासी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही मूव करना स्टार्ट हुआ तो वहां पर इंटरलॉकिंग जो है आपकी जो है उतने प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी स्लाइड करते हुए। ठीक है, तो वहां पर क्या है, हाँ, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा जो है उसमें डिफरेंस नहीं होगा लेकिन होगा। राइट, बिकॉज वाई, बिकॉज when the object in motion there is no enough time for interlocking। राइट, तो
तो इंटरलॉकिंग के लिए उतना टाइम उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो आप जो है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द फ्रिक्शन एंड द टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक एंड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका क्यों ज्यादा होगा, राइट। तो ये आप यहाँ पे नोट करें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि डेट इज कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो जो है हमारे लिए यूजफुल है या जो है हमारे लिए हार्मफुल है ना, यूजफुल है या नहीं है, डिजायरेबल है, अनडिजायरेबल है। और इसको हमने यहाँ पे नाम दिया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल, ए नेसेसरी इविल। इविल क्या होती है आपकी, बुराई, है ना। तो एक जरूरी बुराई है ये, है ना, बुराई है लेकिन जरूरी बुराई है। वो कैसे, देखिए इसका जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारा लिए जो है काफ़ी केसेस में जो है बहुत सारी कंडीशंस में जो है ये हमारे लिए यूजफुल है, बट सम केसेस में इट इज़ अनडिजायरेबल, यूजफुल नहीं है। ठीक है, इससे जो है नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यूजफुल कैसे है ये, हाउ इट इज़ यूजफुल टू अस। ठीक है, यूजफुल कैसे है, अब देखिए मान लीजिए आप कोई भी आपने मान लीजिए आपके जो है हैंड्स पे जो है आपका तेल लगा हुआ है और आप कोई चीज़ उठा रहे हैं तो वो क्या होगी, फिसल जा रही है, क्यों, राइट। बिकॉज क्या है कि जब आपने ऑयलिंग की हुई है तो ऑयलिंग से क्या होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, तो अब जब आपने जो है ऑयल लगाया हुआ है या है ना, तो उस केस में क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया तो आपकी ग्रिप जो है वो कमजोर होगी है, वीक होगी है, राइट। तो आप कोई भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आप जो है जब उसकी ग्रिप जो है वो आपकी वीक हो जाएगी तो उनको हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वो आप जो है उतना जो है इजीली उसको नहीं पकड़ सकते, है ना। आपने देखा भी होगा कई बार जब हाथ पे जो है तेल वगैरह चिकनाई वगैरह लगी रहती है तो उस टाइम पे जो है कोई भी चीज़ पकड़ना जो है या कुछ भी करना आपके लिए जो है प्रॉब्लमेटिक होता है ना। ठीक है, वो उतना इजीली नहीं कर पाते, तो दैट द रीजन कि ये जो है आप ग्रिप नहीं होगी, नो ग्रिप, या हम कह सकते हैं प्रॉब्लम इन हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना, इन हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स व्हेन नो फ्रिक्शन। ठीक है, जब कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो हैंडलिंग जो है वो आपकी जो है हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं यहाँ पर लिख पा रहा हूँ, है ना, इस पे, तो ये भी क्या है, फ्रिक्शन की वजह से। राइटिंग जो है, राइटिंग इज पॉसिबल ड्यू टू राइटिंग ऑन ए पेपर और ए ब्लैक बोर्ड, राइट, और ब्लैक बोर्ड, ठीक है, is possible due to फ्रिक्शन की वजह से ही ये पॉसिबल है, is possible due to फ्रिक्शन है तभी ये आपका जो है आपका यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये दो जो है आपका ब्लैक बोर्ड और मार्कर के बीच में जो है ये फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन ना होने की वजह से क्या होगा कि पेन आपका ऐसे फिसलेगा। ठीक है, तो मतलब कि लिखना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन है तो आप जो है लिख पा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पे जब आपकी फिसलन होती है ना, तो बिकॉज क्या है, वाटर भी जो है क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर देता है। तो बारिश के टाइम में क्या हो, फिसलन ज़्यादा होती है तो आपको चलने में दिक्कत आती है और गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और देखिए आपने देखा भी होगा बारिश के टाइम पे जो है फिसलन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत से लोगों आपने जो है फिसलन में बारिश में गिरते हुए भी देखा होगा, डेट बिकॉज कि वहाँ पर क्या फ्रिक्शन कम हो गया। तो आप अगर प्रॉपरली मूव कर रहे हैं तो डेट बिकॉज ऑफ दैट ग्रिप, डेट बिकॉज ऑफ डेट फ्रिक्शन जो आपका सरफेस जो ग्राउंड है और आपके फुट के बीच में, आपके पैरों के बीच में लग रहा है, या जो आपके शूज हैं, शूज में आपने देखा होगा कि जो आपके फ्लैट शूज होते हैं, है ना, वो आपके जल्दी जो है स्लिप करते हैं, है ना। ऑन द अदर हैंड जो है आपके जिन शूज में या जिन स्लीपर्स में आपकी ग्रिप होती है, तो देखिए जो वो ग्रूविंग वहां पे दी होती है, दैट बिकॉज कि जो है इंटरलॉकिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना। ऐसे ही आपके जो टायर्स होते हैं, चाहे वो कार के हों, ट्रैक्टर के हों, है ना, उसमें भी वो स्मूथ तो नहीं होते, है ना, उसमें भी आपने देखा होगा कि उसमें लाइनिंग्स होती हैं, है ना, या फिर जो है उसमें कुछ इस तरह के डिजाइन होते हैं। इसलिए जो आपके ट्रैक्टर्स या बसेस हैं,
है ना, उनके जो आपने जो टायर्स देखे होंगे है ना, उसमें जो है काफी ज्यादा जो है उसमें ग्रूविंग होती है, ग्रिप, ठीक है, उसमें जो है काफी ज्यादा आपकी ग्रूविंग होती है। तो डैट बिकॉज ग्रूविंग किस लिए होती है, डैट बिकॉज कि जितनी ज्यादा ग्रूविंग होगी, इंटरलॉकिंग उतनी ही अच्छी होगी दो सरफेसेस के बीच में, स्लिप उतने ही वो कम होंगे। ठीक, तो आप वॉक कर पा रहे हैं या जो आपके व्हीकल्स हैं वो विदाउट स्लिप जो है आपके मूव कर पा रहे हैं, डैट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, राइट। मूविंग ऑफ व्हीकल, ठीक है, व्हीकल्स हैं वो विदाउट स्लिप जो है मूव कर पा रहे हैं, विदाउट स्लिप, विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। वॉकिंग जो कर पा रहे हैं आप जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वॉकिंग, राइट। नेक्स्ट विल बी और आप जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, जैसे कि आपकी बॉल जो है वो रोल कर रही है या ये जो है आपका ऐसे रोल कर रहा है, ठीक है, तो ये स्टॉप किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से ये रुक रहा है, डेट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो है आपकी जो आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर मूव कर रही है तो कंटिन्यूसली मूव ही करती रहेगी जब तक आप उसको जो है फोर्स लगा के नहीं रोकेंगे, राइट। तो ये जो आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपकी रेस्ट पे आ रही हैं, डेट बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, right? If there is no force of friction, if there is no force of friction, no force of friction, objects will continue to move, या object will not stop, ठीक है, वो आपके स्टॉप होंगे ही नहीं, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है जो उस मोशन को का अपोज कर रहा है, राइट। अब ये आपके लिए हार्मफुल कैसे है ना, अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल कैसे हैं, अनडिजायरेबल, देखिए वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या जो फ्रिक्शन है वो आपका अनडिजायरेबल होता है। तो देखिए जब आप चलते हैं है ना, तो आपका जो आपके जो स्लीपर्स हैं या जो आपके जो आपका शू है ना, उसका जो सोल होता है वो क्या हो जाता है, वो आपका वियर आउट हो जाता है, ठीक है। तो वो वियर आउट क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, है ना। स्लीपर्स भी आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद क्या होती हैं आपकी, घिस जाती हैं, है ना, तो आपको नई लेनी पड़ती हैं। तो वो जो ये वियर आउट होता है डेट बिकॉज ऑफ डेट फ्रिक्शन। जब हम चलते हैं तो शूज या स्लीपर का जो है ग्राउंड के साथ क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, एंड इस फ्रिक्शन की वजह से जो है आपके जो स्लीपर्स हैं या जो आपके शूज के जो सोल्स हैं वो आपके वियर आउट हो जाते हैं, है ना, आपको फिर चेंज करने पड़ते हैं। तो डेट द रीजन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो वहां पर, और जैसे कि आपने मशीन पार्ट्स में, मशीन जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स होती हैं, जब वो आपकी मूव करती हैं, वर्क करती हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और वहां पर वो फ्रिक्शन क्या है, अनडिजायरेबल है, ठीक है, बिकॉज वहां पे क्या है, और आपने देखा भी होगा फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जो मिक्सर होता है ना, मिक्सर में जब आप कोई चीज उसमें ग्राइंड करते हैं तो आपने देखा होगा कि बाहर से वो जो है गर्म हो जाता है। तो उसके पीछे गर्म होने के पीछे जो रीजन है वो यही है कि वहां पर क्या हुआ, वहां पर फ्रिक्शन हुआ, है ना। जो चीज आप उसमें मिक्स कर रहे हैं और जो आपका जो वो मिक्सर है, जो मिक्सर ग्लास है, उसके बीच में जो है फ्रिक्शन हुआ, और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ कि वहां पर हीट जनरेट हुई, ठीक है। तो वो जो गर्म होता है वो हीटिंग जो वहां पर हीट जनरेट होती है, दैट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो वहां पर जो है फ्रिक्शन की वजह से क्या एनर्जी लॉस हो रहा है, बिकॉज हीट क्या है, आपकी एनर्जी है, तो वहां पर वो एनर्जी लॉस हो रहा है। उसी तरह से मशीन्स में होता है, मशीन्स के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में जो है फ्रिक्शन होता है जिससे एनर्जी लॉस होता है। तो क्या है, फ्रिक्शन की वजह से क्या हीट जनरेट होती है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस वो है आपका जो एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। तो क्या है कि आपके ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस या हीट जनरेटेड that result in loss of energy, ठीक है। तो वहां पर क्या है, आपका एनर्जी लॉस होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल when machine is operated, when machines are operated, machines operated
राइट। तो वहां पे क्या है, आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से आपका मिक्सर ग्राइंडर हो गया, वहां पर भी आपका एनर्जी लॉस हो रहा है। और समटाइम्स जो है ये आपका यूजफुल भी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका मैच स्टिक, मैच स्टिक में क्या है कि आपका जो वो जो मैच स्टिक है वो आपकी फायर कैच करती है कब, जब आप उसको रब करते हैं किसी सरफेस पे, है ना। जब आप उसको रब करते हैं देन वो कैच फायर करता है ना। तो वहां पर क्या है कि मैच स्टिक या फायर प्रोड्यूस करने के लिए आपको फ्रिक्शन की जरूरत पड़ रही है, ठीक। फ्रिक्शन का एक और एग्जांपल, जब हम अपनी पाम्स को आपस में रब करते हैं, है ना। सर्दियों में आपने देखा हो, जब सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, दोनों जो पाम्स हैं उनको आपस में रब करते हैं, ठीक है। इससे क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन होना है, इन दोनों के बीच में क्या फ्रिक्शन हो रहा है, जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये भी आपका एक एग्जांपल है कि फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस हो रही है, राइट। तो जो है आपका फ्रिक्शन है उसको हम बोल सकते हैं दैट इज ए नेसेसरी इवल, इट इज एन इवल लेकिन नेसेसरी है, मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज यूजफुल, है ना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तो आप इसको यहाँ पे नोट करें, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।